हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विभूति भूषण और आप देख रहे हो ओनली वन थिंग चैनल। हम आज बात करेंगे वैदिक काल या ऐतिहासिक काल। दोस्तों, हमने अभी तक जो हमारा जो इतिहास का है, भारत को 3 भागों में बांटा गया। उसमें से जो है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, जो 3 भागों में बांटा गया, उसके अंदर से हम प्राचीन काल के भारत में 3 एपिसोड बनाए थे। 2 एपिसोड बनाए, जिसमें से एक था मतलब प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में, और प्राग ऐतिहासिक काल हमारा मतलब ख़त्म हो चुका था। उसके बाद दूसरा जो वीडियो बनाए थे वो था हमारा मध्य ऐतिहासिक काल, और जो लास्ट को रह गया था वो था वैदिक काल या ऐतिहासिक काल। इस तीनों पूरा हो जाएगा तो हमारा जो प्राचीन भारत कंप्लीट हुआ है। तो हम अभी तक 2 वीडियो मतलब बता चुके हैं। ये जो हमारा है प्राचीन काल का तीसरा वीडियो, जिसको हम बोलेंगे वैदिक काल या ऐतिहासिक काल। तो अभी टाइम बर्बाद ना करते हुए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्त ये कहना चाहूँगा, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइबर करना। ओके दोस्तों, हम अभी बात करते हैं वैदिक काल या ऐतिहासिक काल। आप देख सकते हो, तो ये वैदिक काल को उसका जो मुख्यतः उसको 2 भागों में बांटा गया है। कौन सा? पूर्व वैदिक काल, जो कि उसका 1500 से लेकर 1000 ईस्वी तक है, और ये आप देख पा रहोगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का पीरियड है 1000 से लेकर 600 ईस्वी तक है। तो हम दोनों आज इस वीडियो में बात करेंगे पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, मतलब क्या क्या हुआ था। तो पहले शुरू करते हैं पूर्व वैदिक काल का। पूर्व वैदिक काल को समझने के लिए या उत्तर वैदिक काल को समझने के लिए हम उसको मुख्यतः कितने भागों में बांटे? 4 भागों में। कौन सा? आप यहाँ पे देख सकते हो। एक में है सामाजिक व्यवस्था, दूसरे में है राजनीतिक व्यवस्था, 3 में है आर्थिक व्यवस्था, और 4 में है धार्मिक व्यवस्था। सेम इसी में भी सेम है। तो अभी शुरू करते हैं हम। पहले कौन सा? सामाजिक व्यवस्था। अच्छा, सामाजिक व्यवस्था कैसा था? अच्छा, ये जो सामाजिक व्यवस्था है, यहाँ पे कर्म व्यवस्था, कर्म के व्यवस्था था। कर्म मतलब ये देख पा रहे होंगे, कर्म के हिसाब से मतलब आधारित होता था कि उनका जाति कौन सा होगा। मतलब यदि कोई अच्छा मतलब पंडित की पढ़ाई कर रहा है और अच्छा पंडित की ज्ञान है, तो उसका जाति पंडित होता था। यदि कोई अच्छा सा मछुआरा आता था तो उसका मछुआरा हो जाता था। तो ऐसे था। लेकिन जो किस में आ गया, सामाजिक व्यवस्था में, वो चेंज हो गया। यहाँ पे वर्ण व्यवस्था हो गया। वर्ण व्यवस्था मतलब जो यदि उसका पिताजी मतलब मछुआरा था तो उसका बेटा भी मछुआरा होगा। उसका पूरा खानदान धीरे धीरे जो आज चल रहा है ऐसे मतलब चलता था। यदि उसका पिताजी मतलब राजा था तो उसका बेटा ही राजा होगा। तो ऐसे ऐसे यहाँ पे वर्ण व्यवस्था आ गया। वर्ण के हिसाब से चलाना, कर्म के हिसाब से। तो ये आप देख सकते हो, उसमें कर्म व्यवस्था, इसमें किसमें? उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आ गया। ये सामाजिक व्यवस्था जो है किसका मतलब पूर्व वैदिक काल का, यहाँ पे कर्म के हिसाब से जाति जो है इसका 9वीं मंडल में मतलब कहा गया है, और पुरुष सिद्ध में 10वीं मंडल में कहा गया है। ओके दोस्तों, अब चलते हैं उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल जो है, ये जो गोत्र है ना, ये इकट्ठा रहने वाले गांव का जो समूह था उसको गोत्र कहा जाता था। और यहाँ पे आश्रम को मुख्यतः यहाँ पे आश्रम की व्यवस्था था, जैसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। ये जो आश्रम था उसको मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया, जो 4 एज में। कौन सा? वो 4 एज है। जो 0 से लेकर 25 ईयर्स तक थे, उनको शिक्षा ग्रहण नहीं था, लागू था। शिक्षा ग्रहण मतलब वो क्या करेंगे, इस उम्र तक शिक्षा ही ग्रहण करेंगे, पढ़ाई करेंगे। और जो 25 से लेकर 50 साल जो रह गया, वहाँ पे फिर वंश आगे बढ़ाएंगे। मतलब जो 25 से 50 साल था, मतलब शादीशुदा होके अपना जो खानदान था, मतलब जो वंश था, उसको शादी करके बढ़ाएंगे। तो 50 से 75 यहाँ पे परिवार से अलग रहते थे। तो आप क्या यहाँ पे मतलब 50 से 75 जब तक हो जाओगे तो आप परिवार के साथ मतलब नहीं रहोगे। तो आप परिवार के साथ मतलब कुछ लेना देना नहीं रहता था। अब 75 से 100 ईयर्स,
यहाँ पे आप संन्यास हो जाओगे। तो आपका मतलब जो भी ज़िंदगी में कुछ बुरा अच्छा जो भी किया होगा, मतलब सब कुछ भूल के क्या संन्यास हो जाओगे, भगवान को लीन हो जाओगे, ऐसा था। ये था। उसके बाद हम बात करते हैं पूर्व वैदिक काल का स्त्री के बारे में। तो यहाँ पे देखेंगे जो पूर्व वैदिक काल के जो स्त्री थे ना, इनका जो पद था वो उच्च था, मतलब वो इनका जो मान्यता था, जो श्रेणी था वो क्या था, उच्चता में था, मतलब नीचे गिरा नहीं था। लेकिन ये उत्तर वैदिक काल में आते आते ही क्या हो गया, आप देख पा रहोगे जो स्त्री है, सॉरी ये जो स्त्री है, इसमें क्या हो गया, इस काल में थोड़ा नीचे गिर गया। तो पूर्व वैदिक काल में मतलब उनका पद जो उच्चत में था, और उत्तर वैदिक काल में आता है तो वो थोड़ा सा नीचे गिर गया। तो अभी देखते हैं कि दोनों में डिफरेंट क्या है। वहाँ पे मतलब उनका जो पद था कैसे उच्च था, और यहाँ पे जो पद उनका कैसे नीचे गिर गया, ये दोनों देखते हैं। पहले देखते हैं पूर्व वैदिक काल का, मतलब स्त्री का जो पद था उच्च था, कैसे था। यहाँ पे जो समिति विदत इन सभी में क्या था, इन लोग भाग ले पाते थे। तो आप दोस्तों बता देता हूँ, जो समिति विदत ये जो राजा को सुरक्षा करने के लिए ये जो कार्य था, जैसे समिति क्या होता था, इनमें जो होता था मतलब जो आम लोग का समूह था, तो इसमें आप लेडीज़ भी भाग ले पाते थे। और जो विदत था मतलब जो भी जो क्या बोलते कबीले जो लड़ाई होता था, जो धन वगैरह सब लूट के लेके आते थे हैं, उनको क्या करते थे, कहाँ पे क्या बांटना करके मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो इनमें भी लेडीज़ का शामिल था। लेकिन उसमें उत्तर वैदिक काल में ये सब क्षमता धीरे धीरे हाथ से चला गया, मतलब इसमें लेडीज़ को शामिल करने नहीं दिया गया, समिति और विदत में शामिल नहीं थे तो नहीं करने दिया, तो ऐसे से नीचे गिर गया। और इनमें क्या होगा, जो बाल विवाह, दूसरी शादी, हस्बैंड मरने पर क्या करते थे, दोबारा शादी करना, ये सब था। और यदि हस्बैंड मर जाता तो आप उनकी देवर से भी शादी कर सकते थे, ये सब विधि था। मतलब बाल विवाह उस टाइम था ही नहीं, दूसरी शादी आप कर सकते थे, हस्बैंड मरने पर आप उनकी देवर से भी शादी कर सकते थे, या हस्बैंड मरने पर और आप और किससे भी दूसरा शादी कर सकते थे, ये सब था। और पढ़ाई क्षेत्र में भी था, आप पढ़ाई कर सकते हो, ये सब था, ये सब था। अब देखते हैं उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया, आपको तो पहले बता दिया था, समिति भी तो तुम भाग नहीं ले पाएंगे हैं, और दहेज लेना शुरू हो गया दोस्तों। यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में आते आते क्या हो गया, दहेज शुरू हो गया। और उसके बाद बाल विवाह और दूसरी शादी, ये सब था, और पढ़ाई क्षेत्र भी था। अब देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे आ गया दास प्रथा। पूर्व वैदिक काल में जो दास प्रथा था वो क्या था, उसका जो प्रचलन था, दास प्रथा प्रचलन था। और उत्तर वैदिक काल में जो दास प्रथा आप देख पा रहोगे वहाँ पे ठीक ठाक था, इतना मतलब गिरा नहीं था, ठीक ठाक करके था। लेकिन दास प्रथा प्रचलन कब हुआ था, यहाँ पे प्रचलन हो गया था पूर्व वैदिक काल में, और उत्तर वैदिक काल में ठीक ठाक था। और मनोरंजन में क्या था पूर्व वैदिक काल में, पासा खेलना, घोड़ा दौड़, ये सब था। और उत्तर वैदिक काल में जो मनोरंजन था, जुआ खेलना है, ये देख पा रहे हो, जुआ खेलना, घोड़ा दौड़, संगीत सुनना इत्यादि था। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे मतलब सामाजिक व्यवस्था खत्म होती है, हम शुरू करते हैं आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था देखते हैं, आर्थिक व्यवस्था कैसा था। यहाँ पे जो आर्थिक व्यवस्था मुख्य पेशा जो था पशुपालन पूर्व वैदिक काल में, और उत्तर वैदिक काल में कृषि था। तो यहाँ पे आप डिफरेंट देख सकते हो, जो मुख्य पेशा था पशुपालन था पूर्व वैदिक काल में, और उत्तर वैदिक काल में वो था कृषि था। और सेकेंड मुख्य पेशा क्या था, कृषि था। और उत्तर वैदिक काल में उल्टा हो जाएगा, पशुपालन आ जाएगा। देखो सेकेंड में मुख्य पेशा क्या था, पशुपालन था। तो आप ध्यान रखना, पूर्व वैदिक काल में पहला जो मुख्य पेशा था वो पशुपालन था, और दूसरी था कृषि। लेकिन उत्तर वैदिक काल में पहला जो मुख्य पेशा था वो था कृषि, सेकंड में था पशुपालन। यहाँ पे जो गांव को पूर्व वैदिक काल में मतलब मंत्र कहा जाता था, सॉरी उनका जो मंत्र था, गांव का जो मंत्र था वो 206 बार लिया जाता था, और कृषि का जो मंत्र था वहाँ इसको 26 बार मतलब लिया गया है। तो आप समझ सकते हो 206 कहाँ और 26 कहाँ,
कृषि का 26 से गाय का 206 बार मंत्र था। तो आप इससे इम्पोर्टेंट कितना समझ सकते थे। और यहाँ पे जो कृषि था वो क्या था, गेहूँ था। अब इसमें देखते हैं उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में कुछ है नहीं। उसके बाद देखते हैं उद्योग। यहाँ पे उद्योग क्या था, तांबा था। मतलब यहाँ पे पूर्व वैदिक काल में तांबा मतलब उद्योग करते थे। और इसमें उत्तर वैदिक काल में आता है तो क्या हो गया, लोहा। तो यहीं से मतलब लोहा शुरू हो गई थी मिलना, तो इसमें लोहा मिलना शुरू हो गया। यहाँ पे सिक्का का क्या था, प्रचलन नहीं था उत्तर वैदिक काल में, इस काल के अंत में शुरू हुआ था। अच्छा, सिक्का जो है इस काल के अंत में शुरू हुआ था और पूर्व वैदिक काल में प्रचलन था ही नहीं। और यहाँ पे काव को क्या कहा जाता था, अगन्या कहते थे। काव को अगन्या कहते थे। और इसका जो मतलब जो व्यापार था वो आंतरिक प्लस विदेशी दोनों था। लेकिन इसमें जो व्यापार था पूर्व वैदिक काल में व्यापार सीमित था, मतलब आंतरिक ही था। मतलब आप बाहर मतलब विदेश मतलब वाणिज्य था नहीं। लेकिन उत्तर वैदिक काल में दोनों था, अंदर भी था और प्लस बाहर भी था। तो दोस्तों अभी हमारा ये जो आर्थिक व्यवस्था यहाँ पे भी ख़त्म होती है। तो हम अब शुरू करते हैं कौन सा, राजनीति आ गया। अब राजनीतिक व्यवस्था देखते हैं। पूर्व वैदिक काल का राजनीतिक व्यवस्था कैसा था। यहाँ पे कबीले में रहते थे, कबीला को जन कहते थे। और कबीला को सुरक्षा देने के लिए कौन था, राजन को नियुक्ति करते थे। समझ गए दोस्तों। तो अभी उत्तर वैदिक काल में देखते हैं, यहाँ पे कबीला भी था, कबीला में यहाँ पे कबीला में भी रहते थे। इसको जन मतलब जनपद, जो जनपद है कबीला को जनपद कहते थे। दोस्तों आपको बता देता हूँ, पूर्व वैदिक काल में जो देखा था कबीला, कबीला को जन कहते थे। लेकिन यहाँ पे मतलब उत्तर वैदिक काल में आते आते मतलब जो जन था, कबीले से जन, वो जन भी बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद यहाँ पे जनपद हो गए, मतलब यहाँ पे बड़ा हो गया, इसलिए इसको जनपद कहा गया और उसको जन कहा गया था। और सेम इनको भी जनपद को सुरक्षा देने के लिए क्या गया, राजन का नियुक्त किया गया था। अब देखते हैं संगठन के बारे में। यहाँ पे जो संगठन है, यहाँ पे राजा को सुरक्षा देने के लिए है संगठन था। कौन सा था, आप देख पा रहे हो, ABCD। ए में क्या है, ए में है समिति, बी में है सभा, तीसरे में है विदत, और जो चौथा नंबर था जो डी था वो गण था। तो अब देखते हैं समिति क्या है, सभा क्या है, विदत क्या है और गण क्या है। समिति जो था वो आम लोग का क्या था, समूह था। जो सभा था वो मतलब गरीब लोग भी ले सकते हैं, कुली लोग, धनी वर्ग, पढ़े लिखे लोग इसमें सब शामिल हो सकते थे। और जो विदत था इसमें जो लूटे हुए माल को क्या करते थे, जो कबीले लड़ाई लगते थे। आपको बता दूं, जो कबीले लड़ाई लगते थे पहले क्षेत्रफल के लिए लड़ाई नहीं करते थे, क्योंकि वहाँ में बहुत ज़मीन था। वहाँ पे ज़्यादातर जो होता था वो गांव के लिए लड़ाई शुरू होती थी। तो जो लूट लाट जो भी सामान लाते थे उनको यह डिस्ट्रीब्यूट करते थे, बांटते थे। अब आ जाते गण, ये जो सभा का मतलब समूह था, सभा जैसे समूह था। तो आप ये देख सकते थे और आपको बताया था महिला किस में थी, ये देख सकते ए में और सी में, मतलब समिति में और विदत में ये था। हमने ऊपर बताया था कि मतलब ये जाते जाते उत्तर वैदिक काल में इन जो नारियों का मतलब जो मतलब उच्चता गिर जाता है, इनमें भाग लेने नहीं देते हैं, इसलिए नारी थोड़ा डाउन हो जाते हैं। अच्छा, अब देखते हैं राजा। जो राजा था यहाँ पे वंशानुगत तो नहीं था, यहाँ मतलब अधिकार कम था। यहाँ पे राजा का जो अधिकार था क्या था, कम था और वंशानुगत नहीं था। मतलब कबीला का जो ज़्यादा ताकतवर होता था ना, उसको ये ज़्यादातर क्या करते थे, मतलब राजा की नियुक्ति कर देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता था, जो राजा था उत्तर वैदिक काल में ये वंशानुगत हो गया, मतलब उसका बेटा ही मतलब राजा होगा, उसका बेटा आएगा तो वो राजा होगा। ऐसे मतलब यहाँ पे जो अधिकार था बढ़ गया, पूर्व वैदिक काल में कम था और ये उत्तर वैदिक काल में अधिकार क्या हो गया, बढ़ गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं रत्नीन। ये रत्नीन क्या होता है, ये पर्सनल राजा को सेफ्टी देने के लिए थे। कौन कौन थे देखते हैं, राजा को हमेशा सुरक्षा देने वाले थे। अच्छा, लेकिन यहाँ पे जो पूर्व वैदिक काल में जो रत्नीन थे वो कम थे, संख्या में क्या थे, कम थे। यहाँ पे कौन कौन थे, पुरोहित और कौन थे, ये जो थे पूरब थे।
तो पुरोहित किस लिए था, वहाँ भी राजा को सलाह देने के लिए कि नहीं राजा ऐसे करना है, हमारी ऐसे करना है, ये सब मतलब अच्छा और बुराई का सलाह देता था। और जो पूरब था वो क्या करता था, किला का सुरक्षा करता था। तो यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में रत्तिनीन यहाँ पर क्या हो गया, बड़ा हो गया। वहाँ पे पूर्व वैदिक काल में रत्तिनीन का जो संख्या था वो कम था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आता है तो यहाँ पर ये बढ़ गया। अब बात करते हैं सेना के बारे में। पूर्व वैदिक काल का यहाँ पे स्थायी नहीं थे और पैदल और घोड़ेसवार थे। मतलब इनके पास जो राजा के पास जो सेना था ये स्थायी नहीं थे। किस लिए, इनके पास ज़्यादातर क्या मतलब वो पैसा था ही नहीं, राजा खुद इतना अमीर नहीं था, तो इसलिए जो सेना को इकट्ठा नहीं रहता था। मतलब यदि कुछ कबीला लड़ाई लगने जाते थे तो उस दौरान सिर्फ सेना को इकट्ठा किया जाता था और जाके आक्रमण करते थे और फिर वापस आ जाते थे और सेना को फिर अपनी जगह रह जाते थे। लेकिन वो आगे जाके मतलब किसमें, उत्तर वैदिक काल में कुछ हद तक स्थायी पैदल और घुड़सवार थे। मतलब कुछ हद तक स्थायी थे। मतलब राजा यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो गया था, ताकतवर हो गया था, मैं बताया था। तो यहाँ पे क्या हो गया, कुछ हद तक मतलब कुछ परिमाण से सेना को परमानेंट मतलब इकट्ठा मतलब रख दिया था। तो अभी बात करते हैं टैक्स के बारे में। पूर्व वैदिक काल का टैक्स जो था नियमित नहीं था, किंतु उत्तर वैदिक काल में टैक्स जो था नियमित हो गया था। अच्छा, इसके बारे में बात करते हैं। मतलब जो टैक्स था ना दोस्तों, पूर्व वैदिक काल में क्या कहता, बोला कि मतलब कोई टैक्स मतलब नहीं देगा, मतलब नियमित नहीं था कि भाई तुम्हारी मतलब देना ही देना है करके। मतलब जो बड़े बड़े लोग थे खुशी से जो कि मतलब जो डोनेट का आकार में राजा को देते थे। लेकिन वो क्या हो गया था उत्तर वैदिक काल में, भाई मतलब लागू हो गया, तुम देना ही देना है। आप टैक्स समझ गए होंगे। उसके बाद आता है न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था दोनों में अभी तो क्या हो गया था, पूरा नहीं था ना। इसमें पूर्व वैदिक काल में न्याय व्यवस्था पूरा हुआ था राजा के पास, ना उत्तर वैदिक काल में। तो यहाँ पे जो आम लोग मतलब सॉरी जो स्थानीय लोग थे ना, उनसे वो सलाह लेते थे न्याय के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्या खत्म हो गया, राजनीतिक व्यवस्था खत्म हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं धार्मिक व्यवस्था। धार्मिक व्यवस्था में पूर्व वैदिक काल में जो देवी देवता थे दोस्तों, 32 देवी देवता थे। यहाँ पे जो मुख्य 32 देवी देवता को पूजा करते थे। इनको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। जो कौन सा, एक में अंतरिक्ष, बी में पृथ्वी, 3 में आकाश। तो अभी देखते हैं अंतरिक्ष में कौन सा देवता है, पृथ्वी में कौन सा देवता है और आकाश में कौन सा देवता है। जो अंतरिक्ष में जो देवता थे कौन कौन थे, आप देख पा रहे होगे, इंद्र, वायु, मारुत, ये जैसे देवता थे। और पृथ्वी में कौन कौन थे, खुद पृथ्वी, अग्नि, सोन और बृहस्पति हैं, ये सब थे। और आकाश में कौन कौन थे, सूर्य, विष्णु, वरुण, सुसा, सविता, ये इत्यादि थे। और जो मुख्य देवता था दोस्तों, आपको बताता हूँ, सबसे जो ज़्यादा देव देवता था किसमें थी, आकाश में थे, ये आप ध्यान रखना। और उनका मुख्य देवता कौन था, इंद्र था। इंद्र का क्या कहलाते थे, कभी कभी पुरेंद्र कहलाते थे। पुरेंद्र मतलब वज्रतोड़ होता था, तो इंद्र था। सेकंड मुख्य देवता कौन थे, अग्नि थे। ओके दोस्तों। उसके बाद अब देखते हैं, अभी यहाँ पे जो था यज्ञ नहीं था। मतलब जो भगवान कैसे जो आज जो यज्ञ कर रहे हैं ना, यज्ञ जो अच्छा कार्य के लिए, ये व्यवस्था था नहीं। और यहाँ पे पशु बलि भी नहीं था कि ऐसे पशु बलि वगैरह मतलब लागू नहीं था। लेकिन किसमें, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में बात करते हैं, यहाँ पे जो देव देवता थे यहाँ पर भी सेम थे। ओके दोस्तों, यहाँ पर सेम थे। तो यहाँ पे जो ब्राह्मण और क्षत्रिय ना, दोनों आपस में मतभेद हो गया कि वो बोलता था मैं उच्च हूँ, वो बोलता था मैं उच्च हूँ। उसको देखते हुए यहाँ पर क्या हो गया है, मतलब योग और कर्म कांड बढ़ गया, जिसके वजह से यहाँ पे कुछ मतलब जो यज्ञ था ना, यहाँ पे यज्ञ शुरू हो गया था। पूर्व वैदिक काल में यज्ञ था नहीं और पशु बलि नहीं था, लेकिन यहाँ पे यज्ञ शुरू हो गया और पशु बलि भी शुरू हो गया। मतलब यज्ञ में पशु बलि देते थे। तो यहाँ पे कौन सा था यज्ञ, एक था राजस्व, बी में था वाजपेयी, 3 में देख रहे हो, सी में अश्वमेघ। तो राजस्व किस लिए करते थे, ये राजा की प्रतिष्ठा के लिए। और वाजपेयी किसके लिए था, राजा का जो शक्ति प्रतिष्ठा के लिए। और अश्वमेघ किस लिए था, मतलब राज्य को विस्तार के लिए। तो दोस्तों ये था धार्मिक व्यवस्था। तो आप दोस्तों समझ गए होंगे हैं। यदि ये वीडियो आपको दोस्तों अच्छा लगता है तो लाइक दोस्तों एक ज़रूर कर लेना।
और हम इस तरह के वीडियो आगे बनाते रहेंगे। और मेरा मतलब यहाँ पे क्या होता था, हमारा जो ऐतिहासिक मतलब प्राचीन भारत था यहाँ पे ख़त्म होता है। प्राचीन भारत का 3 वीडियो जो था यहाँ पे समाप्त कर दिया है। दोस्तों बस यही मेरा वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू, जय हिंद।